हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के दो टॉपिक, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट, जिसमें हम आर्हेनियस इक्वेशन देख लेंगे, और सेकेंड इज़ इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट काफ़ी सिंपल है। हमने देखा है कि जब कोई रिएक्शन हम कंडक्ट करवा रहे थे तो उस रिएक्शन में अगर 10 केल्विन टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जो रेट है रिएक्शन की वो 2 टाइम्स बढ़ गई, या फिर इन सम केसेस 3 टाइम्स भी बढ़ी थी। ठीक है, अब ये चीज़ हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एनर्जी। ठीक है, इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, हमारे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे एनर्जी, और कोई भी टेम्परेचर पर हम ये कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टी केल्विन पर बनाते हैं। अब टी जो है हमने इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर लिया है, अब टी कुछ भी हो सकता है, 60 केल्विन, 70 केल्विन, 80 केल्विन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कर्व जो हमारा है आपको यहाँ पे दिख रहा है सॉलिड लाइन में, यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी सेम एनर्जी तो नहीं होती है। ठीक है, तो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि यहाँ पर ईटी से बताई है मैंने, थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब ये ए टू बी जो आपको दिख रहा है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं ए टू बी कर्व के नीचे। ठीक है, एरिया देख लीजिए आप, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी से बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, और जो कोलाइड करके रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। राइट, फिर हमने क्या किया कि जितना भी हमने टेम्परेचर लिया था उसमें 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि एट T+10 केल्विन देखते क्या कर्व आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो कर्व है, एक तो वो राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे इसकी आप टिप देखिए और यहाँ पे देखिए, तो राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट हुआ है, पर इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू तो पहले जितनी आई थी उतनी ही आई है। राइट, पर यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है उससे ज़्यादा है, वो पहले के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, पहले के कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक, तो आपका सी से डी कर्व के नीचे जितना एरिया है वो डिनोट करता है आपके ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है उससे ज़्यादा है, और वो कोलाइड करके रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द इफेक्टिव कोलिजन। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है जहाँ पर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होती। तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है किसके बराबर, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, कि वो कोलाइड करके आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए और रिएक्शन कंप्लीट कर पाए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन होगी भी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितने रिएक्टेंट तैयार होंगे कोलाइड करके रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब आता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब ये चीज़ किसने दी है? ये आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने दी है। आर्हेनियस इक्वेशन इसे बोलते हैं, और ये इक्वेशन उन्होंने खुद ने डिराइव करी है। तो आप डायरेक्टली ध्यान रखें, K = A e⁻⁻ तो यहाँ पर K क्या है? आपका रेट कांस्टेंट, A क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे रिएक्टेंट को दी जाए ताकि वो बैरियर क्रॉस करके रिएक्शन स्टार्ट कर दे, ताकि फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी थी, बस वही इसी तरह।
ठीक है। फिर R जो है वो आपकी है गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट के वैल्यू आपको याद रखनी होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जो कि न्यूमेरिकल में आप यूज़ करेंगे, और T आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आपका टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेट कांस्टेंट पे क्या होगा वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि दोनों साइड लॉगरिदम लिया है, तो यहाँ पर आ गया है ln ऑफ k इज इक्वल्स टू यहाँ पर ln ऑफ a। अब क्योंकि यहाँ पे e दैट इज़ एक्सपोनेंशियल है ऑलरेडी, तो कैंसिल हो जाएगा लॉगरिदम बेस e से e, तो यहाँ पर डायरेक्टली आएगा माइनस EA अपॉन RT। अब क्या करना है, इस ln बेस e बोलते हैं इसको हमें लॉग में चेंज करना है। तो आपका ln बेस e किसके बराबर होता है 2.303 log 10 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ln की जगह हम क्या लिखेंगे 2.303 log वापस k, फिर अगेन ln की जगह 2.303 log a, और ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस EA अपॉन RT। अब हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2.303 से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा log k। सिमिलरली यहाँ पर कैंसिल होके हमारे पास बचा log a, और यहाँ पर डिवाइड किया तो आ जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब इसे ढंग से देखेंगे तो ये क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर x और y जो हमारे होते हैं वेरिएबल्स, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे log k। तो हमने y एक्सिस पे लिखा है log k। सिमिलरली यहाँ पर आता है x जो कि वेरिएबल है, तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर वेरिएबल है, तो टेम्परेचर 1/T है यहाँ पे, इसलिए हमने x एक्सिस पे क्या लिखा है 1/T। अब 1/T का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा m, मतलब स्लोप। तो स्लोप हमारी क्या आ गई माइनस EA दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्लोप है उसके आगे माइनस है, मतलब नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रही है डिक्रीजिंग स्लोप है यहाँ। और आपका C होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो क्या दे रखी है log a, और इंटरसेप्ट क्या होता है आपकी स्लोप जहाँ y एक्सिस पे मीट होती है, वो आपकी वैल्यू होती है इंटरसेप्ट की। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे आपकी 1/T की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। और जैसे जैसे 1/T की वैल्यू देखो डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ पर वैल्यू क्या थी k की इतनी, कम करा तो k की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं log k की वैल्यू बढ़ना है, इस k की वैल्यू बढ़ना, तो आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। और रेट कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगी, जो जस्ट हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगी, जो यहाँ पर भी वापस प्रूव हो गया है। आर्रीनियस इक्वेशन जो कि हमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है, तो यहाँ पर हमने वो इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ऐसा अज्यूम किया है कि टेम्परेचर T1 पर हमारा जो रेट कांस्टेंट आया वो K1 आया, और टेम्परेचर T2 पर जो रेट कांस्टेंट आया वो K2 आया। वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी है, ठीक है। K1 और T1 और यहाँ पर K2 और T2 को रिप्लेस करके दो इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब क्या करना है कि आपको इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 से। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाले टर्म्स हम देख लेते हैं। इसमें लेफ़्ट साइड में है ln K2 माइनस ln K1, ठीक है। अब राइट साइड वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, पहले ये एज इट इज़ लिख दीजिए ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय RT2 माइनस ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय RT1। यहाँ से हमने एज इट इज़ इसको ले लिया है। अब क्या है ln A है, अब ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ आएगा, तो ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ln K2 माइनस ln K1 है। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A डिवाइड बाय ln B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln K2 डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें EA अपॉन R दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट को बाहर कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पर देखो T2 के आगे क्या लगा है, नेगेटिव साइन, तो -1/T2 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1/T1, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसको हम लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ln क्या होता है आपका 2.303 लॉग, तो यहाँ पर ln की जगह पे लिखा मैंने 2.303 लॉग। अब 2.303 यहाँ पर नीचे डिवाइड पे चला गया, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमको ये मिली। यहाँ पर क्या है कि एक तो ये कंक्लूजन निकलता है कि जब हमने दोनों इक्वेशन लिखी थी तो दोनों टेम्परेचर अलग थे, तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट आया। T1 के लिए K1 आया, T2 के लिए K2 आया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी तो आपने दोनों ही इक्वेशन में सेम लिखी है, इसीलिए आपका फाइनल इक्वेशन में यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी एक ही है, राइट, क्योंकि सेम रिएक्टेंट्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो आपकी रिएक्शन की है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इस पे बेस्ड आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको बोले कि टेम्परेचर T1 की वैल्यू दे दे और उस पर क्या रेट कांस्टेंट K1 आया वो दे दे, टेम्परेचर T2 की भी वैल्यू दे दे और उसमें क्या रेट कांस्टेंट K2 आया वो भी दे दे। अब ये वैल्यू पता पड़ गया, पूछेंगे आपसे कि आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालें, ठीक है। ये आ सकता है। R जो आपका रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो आपका जो कैटलिस्ट है, अगर कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर दिया जाए, स्पेशली हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो वो क्या करता है, आपकी जो रिएक्शन की रेट है उसे बढ़ा देता है, एकदम इंक्रीज़ कर देता है। तो वो कैसे करता है, वो चीज़ इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ में मैंने अपने वाई एक्सिस पे लिया है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट क्या है, ठीक है, वो कर्व सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो सॉलिड कर्व है ये वही कर्व है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी ये है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि यहाँ पर आपके होते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट को इतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए यहाँ तक कि ताकि वो ये बैरियर क्रॉस कर सके और रिएक्शन को प्रोसीड करके स्टार्ट कर सके और फिर आपके प्रोडक्ट जो कि यहाँ मिलता है वो बन सके, ठीक है। तो ये ग्राफ बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये आई है, ठीक है। फिर हमने उसी रिएक्शन में क्या ऐड किया, कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट का काम जैसे कि मैंने बताया कि स्पीड को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ा देता है रिएक्शन की। अब वो कैसे होता है ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन कर्व है ये आपका रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन विथ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स थे, उनको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अब वो कितनी हो गई है, EA विथ कैटलिस्ट ये इतनी हो गई है, और ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है, अब जो रिएक्टेंट है उन्हें काफ़ी कम एनर्जी, पहले के कंपैरिजन में कम एनर्जी चाहिए कि वो ये बैरियर क्रॉस करके रिएक्शन स्टार्ट करके आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो अगर कम एनर्जी चाहिए होगी तो जल्दी जो आपके रिएक्टेंट है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेम चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने अभी आर्हेनियस इक्वेशन लिखी थी, उसमें हम रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से रिलेट करके लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, अगर ये वैल्यू
डिक्रीज़ होगी। तो अगर कम हो रही है नेगेटिव में कोई वैल्यू, तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है मतलब एक्सपोनेंशियल वाली जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के जो कि हमारा रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ द रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगी। तो कैटलिस्ट का काम ही ये है कि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी बढ़ जाती है। वेरी सिंपल। कैटलिस्ट का एक और काम है, वो है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए है इसे क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। और ए इंक्रीज़ होगा तो आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। या तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करेगा या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर को इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, और इसके साथ एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी एग्जाम्पल देख लेंगे। थैंक यू।